से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो गुलफाम जी, हेलो कैसे हो आप? हेलो पुष्पांजलि, हेलो बच्चों, हेलो आ जाओ जी, आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, हेलो गुंजन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उस चीज को मैं एक बार और बढ़िया समझाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में बेटा ये पढ़ा था कि धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंधन कैसे होता है, और फिर समायोजकता वाला पार्ट हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि उपसहसंयोजक यौगिकों में समायोजकता क्या होती है। देखो, हम कार्बनिक यौगिकों में भी समायोजकता पढ़ रहे हैं, तो लगे हाथ यहाँ भी पढ़ लेंगे, तो वहां का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी काम आ जाएगा। ठीक है, वहां भी हम ज्यामितीय समायोजकता पढ़ रहे थे, यहाँ भी पढ़ेंगे, तो हम वहां के कॉन्सेप्ट को यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वहां से स्ट्रेंथ होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, हैंड टू हैंड आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में अंतर भी समझ जाओगे साथ साथ पढ़ोगे तो। ओके क्लियर? तो अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये सारी बातें हम देखने वाले, बढ़िया से क्लियर करने वाले। तो अभी सबसे पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले रिवीजन में करवा देता हूँ। तो बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बनिक कोई भी उपसहसंयोजक संकुल है वो कलर क्यों दर्शाता है। तो किसी भी उपसहसंयोजक संकुल में जो कलर होता है वो पहली बात तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होता है। अब उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ पर ये होते हैं हमारे 2 ईजी कक्षक, 3 होते हैं T2G कक्षक। तो अगर बाई चांस हम देखें कि अगर T2G में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा बेटा, दृश्य प्रकाश से किसी विशेष तरंग घेरे वाले प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा। कब? अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तब। ठीक, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, हायर एनर्जी में जाने के बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा है, तो यहां से फिर वापस से लौट करके नीचे आएगा। तो हमारी आंखों को उसका रिलीज कलर दिखाई देता है। कोई भी पदार्थ तो बेटा जैसे कि वो NaCl है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है या K2CR2O7, कोई भी केमिकल पदार्थ है, उसका रंग दर्शाना एक उसका भौतिक गुणधर्म होता है, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और वो फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है कि उस पर जो भी प्रकाश गिर रहा है वो तो उसका एब्जॉर्ब कलर है, लेकिन हमें क्या करता है कि जो वो हमारी आंखों में आ रही है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से रोशनी हमारी आंखों में आएगी, तभी तो हमें वो दिखाई दे रही है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लेंस वगैरह वाला पार्ट। ठीक है, कि यार उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब कलर होता है वो नहीं, हमें उससे क्या मिल रहा है वो कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, सन से उस पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन उससे मेरी आंखों में जो लाइट आ रही है वो है उसका रिलीज कलर। ठीक है, तो हमें सदैव उसका रिलीज कलर दिखाई देता है, मतलब जो अवशोषित रंग होता है उसका पूरा रंग हमें दिखाई देता है। ये मैंने आपको बताया। ठीक, ओके, तो यहां पर जो भी अवशोषित रंग होगा उसके पूरा रंग को ये उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं। और यहां पर एब्जॉर्ब एनर्जी क्या होती है, Hc/λ, एब्जॉर्ब। ठीक है, अवशोषित ऊर्जा क्या होती है, Hc/λ, एब्जॉर्ब। ओके, ये बात मैंने आपको एक तो ये बताई। ठीक है, ओके, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि किसी विलयन में किसी उपसहसंयोजक संकुल की स्टेबिलिटी देखनी हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, उसके स्थायित्व स्थिरांक को देख लो, के का मान जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। साम्य स्थिरांक के का मान जितना ज्यादा है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा आएगी, उस संकुल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर तीसरा पॉइंट, ये इतना खत्म। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है। वहां पे जरा देखना ध्यान से, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स में सबसे पहले तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर CO लिगेंड क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। अब CO ये है हमारे पास CO लिगेंड। इस CO लिगेंड में बेटा जरा देखो ध्यान से, CO के पास होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक, और जो कि है यहां पर आपके सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये फील्ड होता है। तो ये क्या करता है, अपना फील्ड मतलब भरित कक्षक से क्या करेगा, इस केंद्रीय परमाणु के संकृत कक्षक, रिक्त संकृत कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसहसंयोजक सिग्मा बंध बनाता है। इतनी बात समझ में। अब यहां पर दूसरी बात, लेकिन जैसे ही केंद्रीय परमाणु इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो इसके अंदर क्या बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या करता है, अपने भरित डी कक्षक, इसके पास क्या है, डी कक्षक है, भरित डी कक्षक, इसके पास जो फील्ड डी ऑर्बिटल है उस ये क्या करेगा, इसके खाली जो कक्षक है उनमें वापस डोनेट करता है और यहां पर पाई बंध बनाता है। तो ये पूरा आपको मैंने बताया टुकड़े टुकड़े में तोड़ के। क्या ये बात समझ में आई? तो जिससे हमें यहां पर ये क्लीन दिखाई दे रहा है कि यार ये क्या है, पहले तो बॉन्ड बनाया फिर वापस रिटर्न किया, तो कहीं ना कहीं मेटल और कार्बन के बीच में, इस मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ पाई बंध भी बन रहा है। तो कहने की बात यह है कि यार यहां पर ये जो मेटल और ये CO है, कार्बन है, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड तो बन रहा है, साथ के साथ पाई बॉन्ड के लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं, साथ के साथ पाई बॉन्ड के लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड तो बन रहा है, साथ के साथ पाई बॉन्ड के लक्षण भी उत्पन्न हो रहे हैं। अब पाई बॉन्ड के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो चीजें मैंने आपको कल सिखाई कि यार पहले तो सिग्मा बना फिर पाई बना, इस सिग्मा पाई बनने की वजह से क्या क्या चेंज आया। तो जरा देखो ध्यान से, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो बेटा यहां पर जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वापस उसको डोनेट करेगा, तो जितना ज्यादा केंद्रीय परमाणु पर या संकुल पर ऋणावेश ज्यादा होगा, वापस से बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, बस बंध ज्यादा जल्दी बनने लगेगा, बोले तो सिनर्जिक बॉन्डिंग जल्दी आसानी से बनने लगेगी। क्लियर है? ओके, बस यहां पर बेटा आप यहां पर एक चेंज जरा देखना ध्यान से, यहां पर मैंने आपको पहले इसको लिखवाया था पाई, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको ये बताया था कि ये सिग्मा 2s स्टार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहां पे जरा आप थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा कि यहां पर जो ये एक्सेप्ट करने वाला ऑर्बिटल होता है, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s, इसके ऊपर आता है बेटा यहां पे जो वैकेंट वाला होता है वो होता है यार पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py। ठीक है, इसको यहां पे बस स्टार लगा लेना, ये वाला पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py कर लेना। ठीक है, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py कर लेना। ठीक है, बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को पढ़ाए। ठीक है, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py रहेगा, परंतु साथ ही के साथ इसके भरित डी कक्षकों से अपने विपरीत बंदी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वाले ऑर्बिटल्स में वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ये इसके भरित कक्षक उच्च ऊर्जा वाले और ये इसके निम्न ऊर्जा वाले खाली कक्षक, तो देगा तो अपने अधिकतम ऊर्जा वाले से देगा और लेगा तो अपने सबसे अल्प ऊर्जा वाले स्तर में वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जस्ट आपको ये समझना है, बस कल वाले डायग्राम में बेटा आप यहां पर ये पाई स्टार कर लेना इनको। ठीक है, पाई स्टार कर लेना इनको, बस पाई स्टार कर लेना। ठीक है, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। अब जरा देखो ध्यान से, बैक बॉन्डिंग से हुआ क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग से हुआ क्या। अब जरा देखो ध्यान से, सिनर्जिक बॉन्डिंग से हो क्या रहा है कि यहां पर मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के लक्षण आ रहे हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन के बीच में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो मतलब यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। बस एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लो, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो आप ऐसा भी लिख सकते हो मेटल कार्बन बंध में द्विबंध के लक्षण बढ़ेंगे, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, द्विबंध लक्षण ये बढ़ने लगेंगे।
पहले एकल बंध था, अब द्विबंध है, तो द्विबंध ज्यादा मजबूत होगा ना, तो यहां पर हम ऐसे ही बोल सकते हैं मेटल कार्बन बंध सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी, बंध सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी और बंध लंबाई घटती चली जाएगी। ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका उल्टा फर्क पड़ेगा सीओ बंध पर, इसका उल्टा फर्क पड़ेगा सीओ बंध पर, जहां सी और ओ के बीच में प्योर ट्रिपल था, अब वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। क्या कि यार अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है तो यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन 4 बंध बना 5 बंध बना नहीं सकता, तो वापस ये बंध इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो सीओ बंध सामर्थ्य घटने लग जाएगी और सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ने लग जाएगी। ये मैंने आपको बात बताई थी। अब आप अपनी तरफ से कोई बात पूछ सकते हो। हाँ जी, अरे कहां ये बेटा मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, क्यों लिख रहे हो बार बार? ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। हाँ जी, बस आप यहां पर पाई स्टार कर लेना बेटा, ये नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, फूल, ये फूल बन गया बेटा, फूल बन गया। हाँ जी, बस ये आपको लिखना है बेटा। कल इनऑर्गेनिक ही पढ़ाई है कंजेश। हाँ जी, क्या बता रहा हूं, क्या बता रहे हो कल का, और आज में कंफ्यूज हो रहा है बेटा। कल का ही बता रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। हाँ जी, यहीं से स्टार्ट किया है भाई, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। देख लो, दोबारा से देख लो भैया, दोबारा से देख लो। ये केंद्रीय परमाणु था, इस लिगेंड से इसने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन लिया, उपसहसंयोजक सिग्मा बंध बनाया, फिर इसके पास जो भरित डी कक्षक थे उसने आया, फिर इसके पास जो भरित डी कक्षक थे उससे इसने वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए अपने पाई स्टार वाले में। तो बस कल जहां पर मैंने पाई लिखाया था वहां पे पाई स्टार कर लेना। ठीक है, ओके, उसमें एक्सेप्ट करता है। और यहां पर सर जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है तो 5 बंध क्यों नहीं बनेगा बेटा? कार्बन 4 ही बंध बनाता है, उसके पास रिक्त कक्षक खाली कक्षक का है। कार्बन क्या कभी स्ट्रक्चर प्रसार करता है कि पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ाया तुमने कहीं पर? ठीक है, तो यहां पर फिर इधर बंध दुर्बल हो जाएगा। क्लियर मामला? तो अब चलिए यहां पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपसे मैं बोलूं सीओ लिगेंड में कार्बन ऑक्सीजन बंध की बंध लंबाई 1.128 एंगस्ट्रॉम है, तो FeCO होल 5 में सीओ बंध की बंध लंबाई होगी, बताओ क्या होगा? कार्बन के पास लोन पेयर कहां से आया बेटा? पिछली क्लास देखता तो पता चलता कैसे आया। हाँ जी, ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ भाई। सीओ है, इस सीओ में बेटा जो सीओ बॉन्ड लेंथ है, सीओ में जो सीओ बॉन्ड लेंथ है ये बोल रहा है कि 1.128 एंगस्ट्रॉम है। लेकिन जैसे ये क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, FeCO होल 5 इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये कंपाउंड बना रहा है। जब तक सीओ कोई बंध नहीं बना रहा था, लेकिन अब बॉन्ड बना रहा है। अब बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा? अब बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा? क्या बंध लंबाई, सीओ बंध लंबाई बढ़ेगी घटेगी? हाँ जी, ध्यान से देखो, जैसे इसने ये कंपाउंड बनाया तो जिसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग है तो बेटा यहां पर क्या होगा कि यार Fe और कार्बन के बीच में बंध सामर्थ्य, इनकी बंध लंबाई घट जाएगी और इधर सीओ बंध लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे इसने क्या किया, इनके बीच में बॉन्ड बनाया। पहले सीओ अकेला पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर प्योर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ था। लेकिन अब सीओ ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को दान किया। तो जहां पर क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा तो कहीं ना कहीं सीओ बंध जो पहले ट्रिपल बॉन्ड था, प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, बंध लंबाई पहले से बढ़ जाएगी। तो बंध लंबाई बढ़ जाएगी, बंध लंबाई बढ़ जाएगी, बंध लंबाई बढ़ जाएगी, बंध लंबाई बढ़ जाएगी। तो बंध लंबाई अगर बढ़ेगी तो जरा ध्यान से, यहां पर अब दो ऑप्शन दे रखे, यहां पर बंध लंबाई घट गई है, यहां पर बंध लंबाई उतनी है, यहां पर बंध लंबाई ज्यादा और यहां पर, ठीक है, बंध लंबाई लगभग बहुत ही रेयर बढ़ती है। ठीक है, यहां पर जरा देखो, ये सीओ है और यहां पर ये Fe में ये कंपाउंड आ रहा है, इस पर कोई ऋणावेश नहीं है, तो बंध लंबाई तो बढ़ेगी। सीओ क्या है, लिगेंड है बेटा, सीओ लिगेंड है मेरे लाल, सीओ लिगेंड है। ठीक है, तो यहां पर बंध लंबाई तो बढ़ेगी। अब ऑप्शन नंबर डी भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। यहां पर ये बेटा कैसा उदासीन कंपाउंड है, ये उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पे ज्यादा नहीं है, तो वहां पर उल्टा बैक डोनेशन तो होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर ये भी बंध लंबाई इससे ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो दोनों में सबसे कम ये है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बंध लंबाई तो बढ़ेगी। क्लियर प्रिंसेस, रमाकांत, उस्मान, ओके, अरे भाई ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, निम्न जटिल निर्माण अभिक्रियाओं के आधार पर उसके निर्माण में पड़ के जवाब। अब यहां पर देखो ध्यान से, सर्वाधिक स्थायी जटिल है वाले संकुल ज्यादा
ठीक है, 6 महीने में एक भी कमेंट का जवाब नहीं दे देगा, अभी दे रहा हूं तेरा कमेंट पढ़ के जवाब। अब यहां पर देखो ध्यान से, तो कल बताया था कि किसका साम्य स्थिरांक ज्यादा होगा, किसका साम्य स्थिरांक ज्यादा होगा, जिसमें केंद्रीय परमाणु पर धनावेश हो, जिसमें केंद्रीय परमाणु पर धनावेश हो, दूसरा जिसमें किलेट लिगेंड ज्यादा हो। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये ईएन, ये एच अमोनिया, अमोनिया एकल तंतु लिगेंड है, जबकि ईएन एक किलेट लिगेंड है। ये कैसा है, किलेट लिगेंड है। तो किलेट लिगेंड क्या करेगा, किलेट वलय बनाएगा, और किलेट वलय वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों कंपाउंड में सेकंड वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू किलेट रिंग फॉर्मेशन। सेकंड वाले कंपाउंड में किलेट वलय। सर कल वाले चैप्टर में अलग चैप्टर क्यों दिखाई दे रहा है? अरे बालक यार, कल वाले क्लास में कुछ इशू हो गया था, इस वजह से वो दूसरे चैप्टर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बाकी पढ़ा में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही रहा हूं, ठीक है, पढ़ा में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, किलेट वाले संकुल ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। 6 महीने में एक भी कमेंट का जवाब नहीं दे देगा, अभी दे रहा हूं तेरा कमेंट पढ़ के जवाब। अब यहां पर देखो ध्यान से, सर्वाधिक स्थायी जटिल है, सर्वाधिक स्थायी जटिल है सब, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। तो विशाल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे पता चलता है वो सेम है? इसमें अमोनिया लिगेंड है, इसमें ईएन, ईएन द्वितंतु लिगेंड है, किलेट वाले बनाएगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, सर्वाधिक स्थायी संकुल है। अब इसमें देखो सर्वाधिक स्थायी संकुल है। अब यहां देखो कोबाल्ट 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 +3 +3 +3 +3 आवेश। अब देख बेटा, नहीं है विशाल, अब बता, H2O अमोनिया अमोनिया ईएन, ईएन एक किलेट लिगेंड है, ठीक है, हाँ जी, ईएन एक किलेट लिगेंड है। तो जितने ज्यादा किलेट लिगेंड होंगे उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके लिए साम्य स्थिरांक उतना ज्यादा आएगा, है ना। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या ज्यादा हो जाएगा बेटा, क्लियर, ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, हाँ जी, वेरी गुड। अब आगे देखो, आगे देखो, निम्न में से किस यौगिक में CO बंध लंबाई सर्वाधिक है? अब विशाल, अब यहां पे देख, अब तेरे को यहां पे 4 कंपाउंड दे रखे वाले, अब इस 4 में से तू देख सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसमें सर्वाधिक पूछा जा रहा है। उसमें हमें कोई सर्वाधिक के बारे में नहीं बोला गया था, ठीक है, कि भाई 4 में से कंपेयर करना, वहां एक ही कंपाउंड दे रखा था। अब यहां पे 4 कंपाउंड दे रखे, तो 4 में तू देख कहां पर CO बंध सबसे बड़ा है, CO बंध लंबाई सर्वाधिक है, हाँ जी, कहां पे CO बंध सबसे ज्यादा लंबा होगा? देखो, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो वहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो मेटल कार्बन बंध लंबाई घटेगी और CO बंध लंबाई बढ़ेगी। क्या हम ये जानते हैं? तो CO बंध सबसे बड़ा कहां, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, पहले वाले में। देखते हैं हो जा रहा है, अमित कुमार करता जा भी तो सारे क्वेश्चन, हाँ जी, अरे क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समझ लो इनको बढ़िया से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से यहां पर, निम्न कार्बोनिलों में किसका CO, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समझ लो इनको बढ़िया से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड, नंबर 1 आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से यहां पर, निम्न कार्बोनिलों में किसका CO आबंध सबसे अधिक मजबूत होगा, CO बंध सबसे मजबूत, CO बंध सामर्थ्य सर्वाधिक कब होगी, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग न के बराबर हो, जब सिनर्जिक बॉन्डिंग न के बराबर हो, मतलब बैक बॉन्डिंग न के बराबर हो, जब संकुल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम हो। तो सबसे कम वाला पॉजिटिव चार्ज, देखो ये उदासीन है, ये उदासीन है, ये ऋणावेश है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है ना, तो यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर 2 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जब, समझ में आया, क्लियर मामला। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया बेटा, सेकंड खुशी मंसूरी, सेकंड वाले में क्या हो गया भैया, ठीक है, सेकंड वाले में क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये इसके लिए केफ दे रखा है, इसके लिए केफ डैश दे रखा है। आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी है? आपको पता है ना, ये एक अमोनिया लिगेंड है, ये एक ईएन, एक किलेट लिगेंड है, जिसमें जितने ज्यादा किलेट लिगेंड होंगे उन संकुलों की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जलीय विलयन में साम्य स्थिरांक का मान किन-किन पर डिपेंड करता है, ठीक, ओके, ये वाला हो गया। अब ये देखो, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है, हाँ जी, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है? स्लाइड नहीं आई थी, रिवीजन नहीं हुआ बेटा, आप लेक्चर भी तो देखते हो ना, लेक्चर नहीं देखते क्या आप? हेलो सुनील, धर्मेंद्र, वेरी गुड बेटा। कौन सा संकुल सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो आप जरा देखोगे ध्यान से, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड है, यहाँ पर CO लिगेंड है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ऑक्सलेटो लिगेंड है। तो ऑक्सलेटो कैसा है, यहाँ पर ऑक्सलेटो कैसा है, ऑक्सलेटो आपके पास एक किलेट लिगेंड है, किलेट लिगेंड है, तो किलेट लिगेंड तो बेटा इसके लिए K का मान ज्यादा आएगा, साम्य स्थिरांक ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, ठीक है, हाँ जी, डन के मामला, वेरी गुड। अब ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला देखो ध्यान से, संगकर्मी बंधन, हिंदी में देख लो भैया, हिंदी में देख लो, इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग को बोला जा रहा है, संगकर्मी बंधन में होता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है कुमार जी? हेलो दारुल उलम, सिनर्जिक बॉन्डिंग लिगेंड की संख्या से नहीं देखी जाती बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग में लिगेंड की संख्या देख के क्या करेगा, बस तो ये देख ले लिगेंड कौन सा है, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, लिगेंड से धातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, वो तो नॉर्मल में भी होता है। यहाँ पर पूर्ण भरे धातु कक्षक से लिगेंड के ABMO, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि पाई स्टार होता है, ठीक है, ये चीज मिस्टिकल है ना, ये मैंने आपको आज लिखवा दी, ठीक है, पाई स्टार कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, या उपरोक्त में दोनों, ठीक है, हाँ जी, बताओ बताइए, या इनमें से कोई नहीं? हाँ, लिगेंड से धातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वो तो पहला होता ही होता है, फिर साथ के साथ पूर्ण भरे धातु कक्षक से लिगेंड के ABMO कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ये भी होता है। तो बेटा पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, क्योंकि दोनों ही तो ट्रू है, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग में डायरेक्ट दूसरा बंध थोड़ी ना बनता है। सर पहले मेटल से पहला बंध बनेगा, फिर यहाँ पर दूसरा बंध बनेगा, तो दोनों केस होंगे, पहले ये होगा फिर ये होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग में पहले डोनेशन होता है, एक हाथ दिया जाता है, फिर दूसरे हाथ लिया जाता है, हाँ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर मामला। अब अगला देखो, हाँ जी, यहाँ पर ये वाला संकुल देखो, CO कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 के संकुलों के लिए दृश्य क्षेत्र में अवशोषण तरंग रेखा बढ़ता हुआ सही क्रम है, हाँ जी बेटा, वो लिगेंड देने वाले भी तो होने चाहिए ना योगेश, लिगेंड भी तो कुछ दे, अभी तो हम देखेंगे ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देख रहे हो, उस संकुल पर धनावेश है कि ऋणावेश है? अगर संकुल पर ऋणावेश है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर संकुल गरीब है उस पर इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसे देख रहा हूं, ठीक है। अभी संकुल में देखो, इन 4 कंपाउंड में ये जो 4 ऑप्शन दे रखे देखो, अवशोषण तरंग रेखा क्रम, तो हमें पता है E = hc/λ होता है। तो जरा देखो ध्यान से, जिस लिगेंड की प्रबलता ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, प्रबलता सबसे प्रबल लिगेंड कौन सा है यहाँ पर? अमोनिया, अमोनिया सबसे प्रबल लिगेंड है, फिर उसके बाद EN, फिर सबसे कमजोर यहाँ पर H2O, होगा कि नहीं होगा? तो अगर प्रबलता ज्यादा तो उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो लेमड़ा उसका उल्टा हो जाएगा क्या, लेमड़ा का क्रम, अमोनिया सबसे लास्ट में, फिर EN वाला बीच में, फिर H2 हो जाएगा, तो H2 वाला, फिर यहाँ पर EN वाला, फिर अमोनिया वाला,
चैप्टर एंड नहीं हुआ है बेटा, क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। आपसे क्या बोला गया? बढ़ता क्रम बताना है, बढ़ता क्रम बताना है, बढ़ता क्रम, ठीक है। ये वाला बढ़ता क्रम हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया फिर EN फिर H2O कॉम्प्लेक्स। तो अब जरा देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा सामने लिखा हुआ है, फिर भी तो मैं बोल रहा हूं ना। हाँ जी, रुक जाओ 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 रुक जाओ, ठीक है। नवीन चंद्र सिन्हा इन दोनों अमन पाने के लिए, ठीक है। हाँ, EN ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर अमोनिया होता है, फिर यहाँ पर H2 होता है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। EN ज्यादा प्रबल होता है, तो यहाँ पर लेमड़ा का क्रम क्या हो जाएगा? लेमड़ा उल्टा हो जाएगा, EN फिर यहाँ पर आ जाएगा अमोनिया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H2O। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। H2O फिर अमोनिया फिर आ जाएगा EN। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माय मिस्टेक। नवीन चंद्र सिन्हा इन दोनों अमन पाने के लिए, दिल्ली पटियाला, ठीक है। पिरीडीन डाइपिरीडीन बीच में EN। हाँ जी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बेटा? ओके, ठीक है। महक बी क्यों नहीं? बी क्यों होगा? अरे देखो, हमसे तरंग ढेले का क्रम पूछा है ना बेटा, तो जिसकी प्रबलता ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, और लेमड़ा एक दूसरे के उल्टे ना। ई और लेमड़ा एक दूसरे के विक्रमानुपाती है ना, ई और लेमड़ा एक दूसरे के विक्रमानुपाती है ना बेटा, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो बी क्यों होगा? बी कहां होगा? वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये वाला देखो ध्यान से, जब COCl NH3 2 पीले रंग को अवशोषित करता है तो इस यौगिक का रंग होगा। अब ये क्वेश्चन करो, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अगर रंग का पूछा जा रहा है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बताओ। आकाश तिवारी बेटा इधर बता दो। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया? इसमें क्या गड़बड़ हो गई भाई? सबसे प्रबल EN है, फिर H2, फिर अमोनिया है, फिर H2O है। तो आपको ट्रिक पता है ना? इतना बुरा है कालू शामू नाई फूला हाथ, उसका ऐसे पानी भरा हो जैसे। H2O के बाद अमोनिया आता है, अमोनिया के बाद EN आता है। सबसे प्रबल EN, फिर अमोनिया, फिर H2O। तो जो सबसे दुर्बल है उसका लेमड़ा सबसे ज्यादा होगा, तो लेमड़ा H2O वाले का सबसे ज्यादा होगा ना। तो H2O वाला, फिर अमोनिया वाला, फिर EN वाला। तो लेमड़ा बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है बेटा, बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है मेरे लाल, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर यह कंपाउंड पीला कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें कौन सा कलर दिखाई देना चाहिए? तो देखो ध्यान से, कलर व्हील देख लो, ठीक है। कलर व्हील हमने देखा, रंग चक्र हमने देखा, हमने यहाँ पे देखा था VIBGYOR और यहाँ पर P। तो यहाँ पर इन दोनों का ग्रीन और यहाँ पर येलो ग्रीन। अब हमसे क्या बोल रहा है? किस यौगिक का पीला रंग है? येलो है। अब येलो है तो इसके सामने वाले में से कोई कलर होगा। अगर ये येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो देखो क्या लाल होगा? लाल तो इधर बगल में लाल वाला तो नहीं होगा। क्या हल्का पीला? नहीं, हल्का पीला तो होगा ही नहीं। क्या नारंगी पीला होगा? नारंगी, ऑरेंज, ऑरेंज भी नहीं होगा। इनके सामने में से कोई कलर होगा जो कि कौन सा? बैंगनी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कलर वाला भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक, ओके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पवन यादव, पाईग्राही पाईदाता बेटा, आयुष नामदेव बेटा, हमने जब देखा था कि पारंपरिक और अपारंपरिक लिगेंड तो वहां पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, ठीक, क्लियर हुआ? अब आगे देखो, हाँ, M+3 धातु आयन का 4 एक पकड़ी 4 एकल दंतुक लिगेंड, ठीक है। L1 L2 L3 L4 है। अब हो सकता है कि कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार हो, क्योंकि ये क्या बना रहा है? अष्टफल के संकुल, ठीक है। मतलब है 4 तरह के लिगेंड, L1 L2 L3 L4। वेरी गुड, हाँ जी। तो अब ये लाल, हरे, पीले और नीले स्थलों से तरंग ढेले का क्रमानुसार अवशोषण करता है। 4 लिगेंडों की शक्ति का क्रम होगा। हाँ बिल्कुल बेटा तनिष्क। अब ये वाला देखो ध्यान से, आई से बेटा इंडियो आसमानी बुशरा जी, ठीक है। हाँ, अब ये देखो क्वेश्चन, कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। हमारे पास 4 लिगेंड है जो कि अलग अलग रंग के कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आप जानते हो विब्ग्योर, VIBGYOR, सर हम ये जानते हैं, और हमें पता है इधर से इधर जाने पर लेमड़ा बढ़ता जाता है। क्या हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेमड़ा बढ़ता जाएगा, ओके। अब देखो ध्यान से, L1 लाल रंग रेड L1, फिर हरा 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 ग्रीन 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 मतलब हरा L2, फिर L3 पीला 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 मतलब येलो L3, और नीला नीला मतलब ब्लू ये L4। तो अब वो क्या बोल रहा है कि लेमड़ा, तो लेमड़ा सबसे ज्यादा इसकी है। तो ऊर्जा हमें पता है ना कि यार E बराबर hc/लेमड़ा होता है, हाँ या ना। तो जिसका लेमड़ा ज्यादा उसकी ऊर्जा सबसे कम। तो लेमड़ा सबसे ज्यादा इसकी है और लेमड़ा सबसे कम इसकी, तो इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा। L4 सबसे आगे आ जाएगा, L4 सबसे आगे आ जाएगा, L4 फिर L2 फिर L3 फिर L1, L4 L2 L3 L1। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? बोलो जरा, सी कहां होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा ना। आपसे लेमड़ा का क्रम थोड़ी पूछ रहा है, वो ऊर्जा का क्रम पूछ रहा है भाई, लिगेंडों की शक्ति का, मतलब उनकी प्रबलता का, और प्रबलता से संबंध है उनकी ऊर्जा का, ठीक है। मैसेज आ रहा है बेटा, आ रहा है डॉक्टर आशुतोष, ठीक। अगला देखो ध्यान से, अब ये खत्म हो गए। हाँ जी, तो बेटा ये वाले क्वेश्चन समझ में आए आपको? ये क्वेश्चन समझ में आए? अरे ये क्वेश्चन समझ में आए, ठीक। अगला देखो ध्यान से, अब ये खत्म हो गए। हाँ जी, तो बेटा ये वाले क्वेश्चन समझ में आए आपको? ये क्वेश्चन समझ में आए? अरे ये क्वेश्चन समझ में आए? ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए? देखो सबसे पहले था ये CO। अब जब तक CO बेटा कोई बॉन्डिंग ही नहीं, देखो मान लो मैं एक उदासीन लिगेंड हूं, मेरे पास लोन पे है, अगर मैं डोनेट करूंगा तो यार मैं जैसे ही डोनेट कर रहा हूं मेरी CO बॉन्ड लेंथ पहले की जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड की एक अलग बात है, और जैसे ही मैंने डोनेट किया, और ये ऐसा लिगेंड है जो कि क्या करता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा ही करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। तो इससे क्या होगा? इसकी बंध लंबाई में कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, ओके। मेरे पास पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन जैसे मैंने डोनेट किया वो ट्रिपल बॉन्ड मेंटेन नहीं रहेगा, उसमें डबल बॉन्ड के लक्षण आएंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है और मेटल है उनके बीच में डबल बॉन्ड का लक्षण बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड प्योर नहीं रहेगा, वो पहले से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये सब में इनके इसका सॉल्यूशन कराओ, क्या कराओ? सॉल्यूशन सब तो करवा दिया है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये था, जिसका साम्य स्थिरांक ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल उसका साम्य स्थिरांक ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है तो इसलिए इसका केव ज्यादा, ठीक। फिर ये वाला स्केलेट लिगेंड, फिर यहाँ पर CO बंध लंबाई जिसपे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम वहां पे CO बंध लंबाई सबसे न्यूनतम, ठीक है। अधिक स्थायी स्केलेट लिगेंड, सिनर्जिक बॉन्डिंग में पहला वाला भी होता है, दोनों भी होता है, दोनों मिलाकर के होता है, ठीक। लेमड़ा का ऊर्जा का उल्टा, ठीक है, पीले रंग, ठीक है, कलर व्हील से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन ये आप सब कर सकते हो। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन Eg में हो तो T2G में क्या होगा बेटा? ऐसे कैसी बातें कर रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन नीचे भरते ऊपर कौन भरेगा? मेरे को बता सकते हैं, मेरा दिमाग क्यों लगा रहा है तू? हाँ जी, मुझे बता। एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर हो, सर अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर हो, तो बेटा ऐसा दिमाग कहां से लाता है तू? मान ले ये बोल रहा है सर पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर हो, भाई ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? पहले निम्नतम ऊर्जा में फिर उच्चतम ऊर्जा में, तो ऐसे कैसे भरेगा तू? मेरे को बताना, ठीक है। तो ऐसा दिमाग मतलब गलत दिमाग है।
सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देखते हैं? अरे बालिका यहां पे देख ध्यान से, इधर देख, ये एक उदासीन संकुल है, कोई आवेश इस पर नहीं है, ये भी एक उदासीन संकुल है, इस पर भी कोई आवेश नहीं है। ये वाला संकुल ऐसा है जिसमें इस केंद्रीय ये पूरे संकुल पर धनावेश है, ओके, और यहां पर ये संकुल ऐसा है जिस पर ऋणावेश है। तो जिस पर ऋणावेश ज्यादा उसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा, इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऋणावेशित संकुल है, ये धनावेशित संकुल है, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, क्लियर हुआ? डॉक्टर आशुतोष पढ़ने की बात कर बेटा, ठीक, ओके, सैंडविच यौगिक पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले के लिए कोई फॉर्मूला बता दीजिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो ना फर्स्ट वाले जैसे कि अगर देखो ध्यान से, CO पहले प्योर ट्रिपल बॉन्ड बना रखा था, अब जैसे इसकी डोनेट करने की बारी आएगी तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों को तो डोनेट करेगा। प्योर इसके अंदर बॉन्ड लेंथ उन्होंने दे रखी थी, उन्होंने बॉन्ड लेंथ दे रखी थी 1.128 एंगस्ट्रॉम में। अगर ये डोनेशन करता है तो डोनेशन करेगा तो बेटा इसका ट्रिपल बॉन्ड, प्योर ट्रिपल बॉन्ड नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मेटल है और लिगेंड हमारा कौन सा है? CO है, CO है, तो ये इसको देगा, लेकिन ये वापस रिटर्न में इसको देगा, कुछ मात्रा में देगा, ठीक है। उससे क्या होगा? प्योर ट्रिपल बॉन्ड मेंटेन रहेगा ही नहीं, तो इस वजह से क्या होगा? CO बंद पहले से बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक, ओके। अब आगे क्लियर हो गया? तो संकुल में धनावेश होगा तो ये देख, इस संकुल पे धनावेश, धनावेश का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम है, ये देख धनावेश MnCO⁵। अब मैं आपसे बोलूं इस संकुल पे धनावेश है, तो ये धनावेश किस पर है? केंद्रीय परमाणु पर है, क्योंकि लिगेंड तो उदासीन है बेटा। अगर आपसे मैं बोलूं Mn पे आवेश निकालो तो आप क्या करोगे? Mn पे आवेश को x मान लोगे, 5 लिगेंडों पे आवेश 0 बराबर कुल आवेश +1, तो x बराबर कितना आएगा? +1, अर्थात जो संकुल पे आवेश है वही केंद्रीय परमाणु पर आवेश है। इसका मतलब ये है केंद्रीय परमाणु पर धनावेश है, समझ में आया? और अगर कहीं लिखा हुआ है जैसे कि ये FeCO⁵, यहां पर लिखा हुआ है ओरल माइनस, तो x + 5 × 0 बराबर -1, तो केंद्रीय परमाणु पर आवेश क्या है? -1। इन कार्बोनिल संकुलों में केंद्रीय परमाणु ऋणावेश भी दर्शा सकता है, ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, तो इन टॉपिक्स पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए, लगे हाथ सारी बातें भी करवा दी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है संकुलों में समावयवता। अब हेडिंग डाल लो, उपसहसंयोजक संकुलों में क्या समावयवता होती है? H2O, अमोनिया, EN, ये सीक्वेंस होगा। अरे भाई देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। विशाल सुनने की आ रही बेटा? आपसे बढ़ता क्रम पूछा गया है, तो बढ़ता क्रम सबसे ज्यादा तरंग धैर्य कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये, क्योंकि ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, ये दुर्बल, फिर ये थोड़ा प्रबल, ये तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल। तो एक बार ढंग से देख ले, ठीक है? हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हो गया आई होप। हाँ जी, अब संकुलों में समावयवता, तो संकुलों में समावयवता की बात करूं बेटा तो उपसहसंयोजक संकुल भी समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है। ये कार्बनिक यौगिक है, वैसे तो समावयवता कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है, लेकिन वहां पे भी हम सहसंयोजक बंध पढ़ते थे जो कि दिशात्मक बंध होता था। उसी तरीके से उपसहसंयोजक बंध भी तो एक दिशात्मक बंध होता है, जिसमें फिर हम अलग अलग ज्यामितियां देखते हैं। अगर समन्वय संख्या 2 हो तो रेखीय ज्यामिति, समन्वय संख्या 3 हो तो समतल त्रिभुजीय ज्यामिति, 4 हो तो चतुष्फलकीय वर्गाकार समतलीय, 5 हो तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, 6 हो तो अष्टफलकीय। तो इनमें एक दिशात्मक बंध पाया जाता है, इसलिए उपसहसंयोजक यौगिक भी उपसहसंयोजक यौगिक भी समावयवता दर्शाते हैं। वैसे अकार्बनिक यौगिक समावयवता नहीं दर्शाते, कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं, क्योंकि अकार्बनिक यौगिकों में मोस्टली में आयनिक बंध होता है, ठीक है, या अगर केंद्रीय परमाणु से इतने परमाणु नहीं जुड़े होते हैं कि वो समावयवता दर्शा सके। लेकिन उपसहसंयोजक यौगिकों में सारी क्वालिटीज पाई जाती है। तो अगर हम बात करें उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, तो समावयवता का मतलब तो पहली बात तो आप ये समझते ही हो, फटाफट से डाल लो समावयवता। आइसोमेरिज्म समावयवता, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुणधर्म अलग अलग हो, ठीक है, यही बात है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुणधर्म अलग अलग हो, ठीक है, समावयवी कहलाते हैं। हाँ जी, उपसहसंयोजक यौगिकों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है हमें वो पढ़ना है, हमें कार्बनिक यौगिकों वाली नहीं पढ़नी है, हमें उपसहसंयोजक यौगिक वाली पढ़नी है, ठीक है। तो अब लिख लो उपसहसंयोजक यौगिक सामान्यतः निम्न प्रकार की समावयवताएं दर्शाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक कुछ समावयवताएं दर्शाते हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। संरचनात्मक भी आएगा और त्रिविम भी आएगा, ठीक है। त्रिविम तो वैसा ही रहेगा, ज्यामितीय और प्रकाशिक, संरचनात्मक में अलग अलग हो जाएगा। बस अभी आपको चुपचाप से बढ़िया से पढ़ना है, यहाँ पे सब्जी मंडी नहीं बनानी है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, क्लियर है? ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर कौन कौन से, तो यहाँ पर जो समावयवता होती है इसमें भी 2 पार्ट, ठीक है। एक है संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है बच्चों आपके पास त्रिविम समावयवता, ठीक है। अब संरचनात्मक समावयवता में क्या क्या पार्ट है? क्या सर वही स्थिति, श्रृंखला, क्रियात्मक वैसा है? नहीं है, वैसा कुछ नहीं, सब अलग है। यहां पर है पहला आयनन समावयवता, ठीक है, फर्स्ट है आयनन समावयवता, बहुत सिंपल है। दूसरा है आपके पास हाइड्रेट या जलयोजन समावयवता, ओके। फिर अगला होता है थर्ड संधि या बंधन या लिंकेज, हिंदी में एन में से कोई भी एक शब्द आ सकता है, लिंकेज समावयवता, सब एकदम मक्खन ही है, ठीक है। अगला फोर्थ आपके उपसहसंयोजन समावयवता, ये 4 प्रकार की होती है। एक और देख लो, ठीक है, यहाँ पर बहुलीकरण, ये समावयवता के जैसा होता है, इसलिए अलग से मिल गया बहुलीकरण, ठीक है। बहुलीकरण मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड का बहुलक जैसा दिखाई देगा, उसका 2 गुना 3 गुना ऐसा। अब त्रिविम समावयवता में बेटा 2 पार्ट हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमें इसमें ज्यामितीय समावयवता,
प्लीज अच्छे से आप पढ़ें, दूसरा तो आपको मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। दूसरा प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, हाँ जी, दूसरा प्रकाशिक समावयवता। तो यह है यहां पर उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता है। तो इनमें से है त्रिविमीय, ज्यामितीय और प्रकाशिक। तो ये इसके अंदर टोटल पार्ट है। अब वन बाय वन हम एक एक को पढ़ेंगे, बढ़िया से हम समझेंगे, अच्छे से क्लियर करना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये वाला बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो अगर आप समझना चाहते हो इस टॉपिक को भी तो बेटा आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से बढ़िया, क्या क्या ट्रिक्स लगती है, क्या क्या इसके अंदर शॉर्टकट मेथड सब बताऊंगा, बस आपको बढ़िया से इनको समझना है, ठीक है, ओके। और अच्छे से इसका रिवीजन करके जरूर आना है नेक्स्ट क्लास में, वरना उड़ जाएगा तो फिर कोई गारंटी नहीं। फिर अगली क्लास में आके बोलोगे सर मैं पिछली क्लास में नहीं आया था या मेरे को समझ में नहीं आया था, वैसा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो भाई। भाइयों जितना टाइम आप यहाँ कमेंट लिखने में लगाते हो उतना तो आप लिखने में लगा दिया करो ना यार, ठीक है, ओके, हाँ जी। जैसे कि सपोज करो मान लो मैं भी पढ़ता हूँ यूट्यूब से, ठीक है, तो मैं जैसे कि मैं कभी जैसे कि नेट की प्रिपरेशन करता था तो मैं भी पढ़ता था, तो मैं हमें स्टूडेंट कमेंट करते तुम्हारी तरह टीचर पढ़ा रहा है उसने क्या क्या बताया वो लिख लिया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लिया उसको, तब तो क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे भाई ऐसे कभी भी नहीं करा, ठीक है। तो थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, बढ़िया से पढ़ने आओ, बढ़िया से पढ़ाई करो। आप यहाँ पे कमेंटबाजी करने नहीं आए बेटा, पढ़ने आओ, एक अच्छी पढ़ाई लेना आओ, तो आप बोलो, ठीक, ओके। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लो आयनन समास, संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। सर हमारा नाम ले दो बस, मजा आ जाएगा, हम स्टेटस डाल देंगे। संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, संरचनात्मक समावयवता। अब संरचनात्मक समावयवता के अंदर हम बात करें तो देखो परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वे यौगिक जिनकी संरचनाएं समान हो, अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न, सॉरी, जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न, लिख लो फिर भी, ठीक है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, ठीक है। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न। अब इसके अंदर देखेंगे हम यहाँ पर इसके उदाहरण, इसके प्रकार। तो प्रकार में सबसे पहले हेडिंग डालो आप आयनन समावयवता, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता, ठीक है। आयनन समावयवता इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यदि जटिल भाग, देखो एक होता है आयन मंडल, एक होता है समन्वय मंडल, एक होता है किसी भी संकुल का जटिल भाग, है ना, और आगे और पीछे वाला होता है आपका आयन मंडल, ये है समन्वय मंडल, और ये आगे या पीछे वाला भाग होता है आयन मंडल, ठीक है। जब समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में लिगेंडों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो, तो उनसे जो समावयवी बनते हैं वो एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। जब समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो तो जो समावयवी बनेंगे वो एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से, ठीक है। इस प्रकार के समावयवी, इस प्रकार के समावयवी समन्वय मंडल एवं आयन मंडल के मध्य आयनों, अब आयन के रूप में कौन होगा, लिगेंडित होगा, के मध्य आयनों के विनिमय, एक्सचेंज, विनिमय के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के समावयवी समन्वय मंडल एवं आयन मंडल के मध्य आयनों के विनिमय के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया बच्चों यहाँ पर CONH3 NH3 Br2SO4, ये मेरे पास एक ओपन कंपाउंड है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कि 2 समावयवी में बता सकता हूं, ठीक है। ये हमारे पास CONH3 Br2SO4 है, ठीक है, कि अगर मैं यहां पर समावयवी बताना चाहूं, देखो इसके मैं 2 रूप बता सकता हूं। ये मेरे पास अणुसूत्र है, इस अणुसूत्र से मैं 2 ऐसे कंपाउंड बताऊंगा, देखो अष्टफल के संकुल बनाएंगे हम, ठीक है। कोबाल्ट का आवेश +4 आएगा, ठीक है, ब्रोमीन है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, तो लिख लिया, कोबाल्ट का आवेश +4 आएगा ना, बना देंगे अपन, बस आवेश का दिक्कत आएगा और कुछ नहीं, ठीक, बना दो। चलो यहाँ पे बेटा क्या मैं यहाँ पे सीएल लगा दूं, यहाँ पे सीएल लगा दूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका +3 वाला कंपाउंड बने, क्योंकि कोबाल्ट +3 में अष्टफल के संकुल बनाता है आराम से और पाई भी जाते हैं प्रकृति में, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं हम सल्फेट वाला बना देंगे लेकिन कोबाल्ट पर उसका आवेश +4 आएगा, तो ऐसे कंपाउंड आपको नोटबुक में बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, सीएल लगा दूं। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रोमीन है। अब मैंने क्या किया, एक कंपाउंड ऐसा बनाया, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट लिया, अमोनिया लिए, ठीक है, NH3 और 2 ब्रोमीन अंदर डाल दिए, एक सीएल बाहर निकाल दिया, ये कर दिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसे दूसरा कंपाउंड बनाना चाहूं, दूसरा कंपाउंड क्या बना लूं मैं, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर ये NH3 किया होल4 और यहाँ पर एक ब्रोमीन बाहर निकाल दिया, सीएल अंदर डाल दिया, एक ब्रोमीन बाहर निकाल दिया। तो इन दोनों संकुलों के अंदर आप देखो क्या देखने को मिल रहा है, सर इसमें क्लोरीन बाहर है, इसमें ब्रोमीन बाहर है, क्लोरीन अंदर है, तो ये एक दूसरे क्या है, आयनन समावयवी, ये एक दूसरे क्या आयनन समावयवी, ये एक दूसरे क्या आयनन समावयवी, और कुछ नहीं। समझ आया, अरे क्लियर हुआ, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम अच्छे से क्लियर कर सकते थे, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है मामला, ओके। देखो ध्यान से, यहाँ पर इस कंपाउंड के अगर मैं 2 आयनन समावयवी बनाता हूं जो कि आपके सामने ये रहे, एकदम सिंपल है, एकदम मक्खन है, एकदम क्लियर है, शॉर्ट एंड स्वीट है, ठीक, ये बना दिया। ये इस कंपाउंड के लिए मैंने यहाँ पे कोई उदाहरण ले लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ले लूं कोई दूसरा उदाहरण, अब जैसे कि मान लो मैंने उदाहरण ले लिया CrH2O5, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक Br है और एक SO4 है, ठीक है, ओके। ये मेरे पास एक अणुसूत्र है, अब इस अणुसूत्र से मैं 2 आयनन समावयवी बनाना चाहता हूँ, तो आयनन समावयवी 2 में बना दूंगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पर अष्टफल के संकुल H2O5, ठीक है, सल्फेट एक हमने अंदर ले लिया, Br बाहर निकाल दिया, एक संकुल ये बन गया, और एक बार H2O5 Br को अंदर ले लो, सल्फेट को बाहर निकाल लो, ये देखो ध्यान से, हाँ जी, ये देखो ध्यान से आप,
यहां पे समन्वय संख्या 6 मेंटेन हो रही है, ये 5 और H2 लिगेंड है, सल्फेट आयन एक ही बंध बनाया, एकल तंतु की तरह नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, और अगर हम देखें सल्फेट पे आवेश -2 होता है, ब्रोमीन पर आवेश -1, तो टोटल लेना आवेश -3, तो केंद्रीय परमाणु पर आवेश आ जाएगा +3, तो क्रोमियम इसमें +3 वाला है, इसमें +3 वाला है। गॉट इट, ठीक है, समझ आया। ये दोनों क्या है, इसके आयन, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे आपस में, आयनन समायोगी कहलाएंगे। सर हमें देखते ही पता चल रहा है कि सर यहाँ पे ब्रोमीन बाहर है, इसमें सल्फेट बाहर है, तो आयनों का विनिमय हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना, कि एक आयन गया एक आयन अंदर आया, दैट्स इट, बस इतना सा आपको देखना है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सा ही लगाना है, आयनन समायोगी आपको दिख जाएंगे। तो ये एक दूसरे क्या है, आयनन समायोगी है, तो बस ऐसे देखा जाता है आयनन समायोगी। सिंपल है क्या, आयनन समायोगी देखने के लिए आपको कोई ज्यादा देखना नहीं है कि भाई संकुल देख लो यार किसमें आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, एक आयन दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है, एक आयन दूसरे आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा हो। अगर मैं H2 का एक्सचेंज कर दूंगा, H2 तो दासीन है, वो बंधन, वो जल योजन समायोगी बनाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये पहला हो गया आपके पास आयनन समायोगी, ऐसे है, सिंपल सिंपल बेटा, ये पहला था आपके पास आयनन समायोगी, आयनन समायोगी। अब दूसरा रिंग डाल दो, दूसरा रिंग डाल दो, जल योजन समायोगिता, जल योजन या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जिसे बोला जाता है, जल योजन समायोगिता, जल योजन समायोगिता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। जब समन्वय मंडल और आयन मंडल के बीच में आयन और H2 लिगेंड का आदान प्रदान हो, H2 का आदान प्रदान हो, ठीक है, लिगेंड आयन और H2 का आदान प्रदान हो, जब समन्वय मंडल, जब संकुलों में, जब संकुल यौगिकों में, जब संकुल यौगिकों में, जब संकुल यौगिकों में समन्वय मंडल एवं आयन मंडल के मध्य H2 एवं आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों H2 एवं आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो, परस्पर आदान प्रदान हो, ठीक है। H2 लिगेंड आयनों के साथ एक्सचेंज होता है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से देख करके समझ जाएंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, ये हमारे पास सूत्र दे रखा, ये हमारे पास सूत्र दे रखा था, जैसे हमने यहां बनाया था यहां भी बनाएंगे, ठीक, क्लियर मामला। ओके, जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया बेटा CrCl3.6H2, CrCl3.6H2, इसके मैं कितने जल योजन समायोगी बना सकता हूं, ये देखना जरा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। CrCl3.6H2, तो यहां से मैंने एक कंपाउंड बनाया CrH2O6, तीनों के तीनों Cl बाहर, ठीक है, एक कंपाउंड तो ये बन गया। H2 अंदर होना चाहिए, बाहर कोई आयन होना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा। H2 अंदर आयन बाहर, एक्सचेंज हो सकता है, इससे दूसरा समायोगी में बना सकता हूं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक H2O को बाहर कर दिया और एक Cl को अंदर डाल दिया, तो 2 Cl बाहर बच गए और साथ में H2 आया, तो क्या हुआ इसमें, सर H2 बाहर चला गया, Cl अंदर आया, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाए, जल योजन समायोगी, बस इतना सा ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं इसी तरीके से एक और बनाया जा सकता है, एक और H2O को बाहर निकाल दो, Cl को अंदर डाल दो, अभी भी एक Cl बाहर है, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 2H2O, ओके, तो ये क्या बन गया, वापस से आयनन समायोगी बन गया। क्लियर है मामला, ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। और अगर मैं लास्ट वाला देखो बेटा ध्यान से, देखो बाहर एक आयन है, तो आयन का H2 लिगेंड के साथ एक्सचेंज अभी भी हो सकता है, ठीक। अगर यहां पर मतलब ये वाला केस, अब अगर मान लो मैंने इसको भी निकाल दिया बाहर, डॉट में 3H2 बना, अब जरा देखो ध्यान से, ये संकुल स्टेबल ही नहीं है, सुनना मेरी बात, सुनना, इस कंपाउंड के सिर्फ 3 ही जल योजन समायोगी बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि अब बाहर कोई आयन बचा ही नहीं, तो किसके साथ एक्सचेंज होता, ठीक है, यहां पर बाहर कोई आयन बचा ही नहीं है बेटा, सिर्फ अब तो यही है समन्वय मंडल, बाहर तो आयन मंडल में कोई आयन है ही नहीं, तो ये वाला इसको लिख करके काट देना, ये वाला आपका जल योजन समायोगी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब तक बाहर आयन है, वो आपस में ये वाले वापस अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे में ये चेंज हो सकते हैं, इसमें बाहर कोई आयन ही नहीं है, ठीक है, तो आयन मंडल कहां से बोलेंगे इसको, बस केवल यही पार्ट है, ये तो H2 वैसे ही बाहर ही निकल जाएंगे, कुछ काम के नहीं है हमारे पास, ठीक, ओके, सिर्फ ये इतना सा कंपाउंड बनके रह जाएगा। क्लियर मामला, तो हमारे पास इसके 3 ही जल योजन समायोगी बन पाएंगे, तो यहां पर ये तीनों आपस में क्या लगते हैं एक दूसरे के, जल योजन समायोगी, जल योजन समायोगी, जल योजन समायोगी लगेंगे, जल योजन समायोगी लगेंगे। क्लियर मामला एकदम, ओके, हाँ जी, मजा आ गया, बहुत मजा आया बेटे को, ओके, हाँ जी बेटा 12 बजे वाली क्लास दिव्या केसरी बेटा वो अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है, हाँ, ये क्लियर हो गया मामला, वेरी गुड। तो आप इनको आराम से देख सकते हो। अब देखो ध्यान से, अगला हेडिंग डालो फटाफट, अगला हेडिंग डालो फटाफट, जल योजन के बाद सी, बंधन समायोगिता, बंधन समायोगिता, बंधन समायोगिता, बंधन समायोगिता, बंधन समायोगिता, इसको बोला जाता है इंग्लिश में लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यह समायोगिता, इनके कलर से मतलब नहीं है, शायद कलर आप नहीं बता सकते किसी भी कंपाउंड को देख करके कि भाई इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का कलर, इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, अरे भाई इसमें आयन का आयन के साथ एक्सचेंज कहां हो रहा है, कितनी बार बोलूं, इसमें आयन का H2 लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो इसमें आयन समायोगी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर मान ले मैंने अंदर कोई आयन भी डाल रखा होता तो फिर मैं बोल देता कि हां यार इसका आयन समायोगी बन सकता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जैसे कि अगर मान ले बाहर आयन भी होते और अंदर H2 भी होता और एक आयन बाहर जा सके, एक कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसका आयन समायोगी बन सकता हो तो बना देते, जल योजन समायोगी बनता तो बना देते, लेकिन हमने ऐसा कंपाउंड लिया ही नहीं है ना बेटा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है श्याम जी, ओके। यार तुम इतनी बड़ी अपने इतने बड़े क्यों करते हो यार कमेंट, बेटा YouTube की जो 12 बजे वाली क्लास ना वो प्राइवेट कर दी गई है, कुछ कारणों की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से उसको प्राइवेट कर दिया गया है, ठीक है, ओके। तो उस क्लास के बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, कुछ इश्यूज की वजह से प्राइवेट कर दिया गया है और इसी वजह से फिर वो आपको दिखाई नहीं दे रही। अभी आप यहां देखो, हाँ, अब बंधन समायोगिता, थर्ड वाली है बंधन समायोगिता। बंधन समायोगिता क्या, देखो बंधन समायोगिता कौन से लिगेंड, कौन से संकुल दर्शाते हैं, वह संकुल जिसमें उभय तंतुक लिगेंड उपस्थित होता है उनमें बंधन समायोगिता पाई जाती है। वह संकुल जिनमें, फटाफट से लिख लो भाई टाइम कम है, ठीक है, 3 मिनट बाकी, वह संकुल जिनमें उभय तंतुक लिगेंड उपस्थित होता है
उपस्थित होता है उनमें बंधन समावयवता पाई जाती है, बंधन समावयवता पाई जाती है। अब उभयतंतुक लिगेंड बोले तो याद है आपको उभयतंतुक लिगेंड, जैसे कि साइनाइड हुआ, NO2 हुआ, SCN हुआ, OCN हुआ आदि। अगर इनमें से कोई भी लिगेंड है तो ये उभयतंतुक लिगेंड होते हैं। और उभयतंतुक लिगेंड क्या होते हैं बेटा? जिसमें दाता परमाणु तो एक से ज्यादा होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन कोई एक ही परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है केंद्रीय परमाणु को, दोनों दान नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें दाता परमाणु कार्बन नेगेटिव भी है और ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन भी है, तो कार्बन के पास ऋणावेश, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, दोनों दे सकते हैं, लेकिन एक बार कोई एक ही देगा। तो जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है तो वो आपके बंधन समावयवता दर्शा सकते हैं। और कैसे बनाएंगे उसका बंधन समावयवी वो मैं बताऊंगा। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर उदाहरण, ये समझ में आया? जैसे कि उदाहरण FeCN6 पे लिखा हुआ है, अच्छा आगे लिखाएंगे K4FeCN6, K4FeCN6। अब मैंने इसका एक समावयवी और बना दिया, K4FeCN की जगह NC कर दिया होल 6। ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं भाई? लिगेंड तो इसमें भी साइनाइड है, इसमें भी साइनाइड, इसमें बस साइनाइड के अंदर दाता परमाणु चेंज कर दिया। ये साइनाइड था, ये आइसोसाइनाइड बदल दिया। इसमें दाता परमाणु कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन, अणुसूत्र सेम है, बस जो लिगेंड है वो कौन सा है? उभयतंतुक है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? बंधन समावयवी कहलाएंगे। कितना सिंपल है, बंधन समावयवी कहलाएंगे। मुझे लगता है कि इससे आसान तो कोई है ही नहीं। ठीक है, बस जिसमें लिगेंडों को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दो, मतलब यहाँ पे ये उभयतंतुक लिगेंड था, उसकी जगह दूसरा लिगेंड लिख दिया मैंने, क्या फर्क पड़ेगा उससे? ये एक दूसरे क्या है? बंधन समावयवी। और देखो उदाहरण, और देखो उदाहरण, और देखो उदाहरण K3CONO2 होल 6, ये बना दिया मैंने बेटा। ठीक है, और एक कंपाउंड इसके जैसा दूसरा बना दिया K3CONO2 होल 5, एक लगा दिया ONO। इन दोनों में क्या फर्क पड़ गया? यहाँ पे NO2 एक उभयतंतुक लिगेंड है, NO2 माइनस, उसमें से 5 तो मैंने NO2 रहने दिया, एक की जगह मैंने ONO लगा दिया, नाइट्रेटो O लगा दिया, नाइट्रेटो N की जगह। तो ये दोनों भी एक दूसरे क्या कहलाएंगे? बंधन समावयवी कहलाएंगे, बंधन समावयवी कहलाएंगे। हाँ या ना? ये सबसे आसान टॉपिक है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है समावयवता, जो कि आप देखते ही बता दोगे। अब इन कंपाउंड देखो, आपसे पूछ लिया जाए ये दोनों एक दूसरे क्या लगते हैं? आयनन नहीं है, बंधन जल योजन, जल तो है ही नहीं, बंधन है क्योंकि इसमें उभयतंतुक लिगेंड है जिसका एक्सचेंज होकर उसमें कुछ बन रहा है। ठीक है, तो उभयतंतुक लिगेंड जिसमें हो वो बंधन समावयवता दर्शाते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब अगला, हाँ जी, क्योंकि बेटा 7:30 बजे मेरी अगली क्लास है तो फटाफट से इसको लिख लो। हाँ जी, आपको लग रहा होगा कि ये क्लास आप लंबी खींच लो, मेरी अगली क्लास में बेटा 7:30 बजे उड़ान भेजना। हाँ, अब ये हो गया डी। इसके बाद आता है उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन दर्शाएगा? जिसमें धनायन भी जटिल हो, ऋणायन भी जटिल हो, जिसके आगे वाला भाग भी जटिल, जिसमें पीछे वाला भाग भी जटिल हो, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों जटिल हो। ठीक, ओके। यह समावयवता, यह समावयवता, यह समावयवता ऐसे संकुलों में, ऐसे संकुलों में पाई जाती है जिनमें धनायनिक एवं ऋणायनिक दोनों भाग जटिल हो, धनायनिक एवं ऋणायनिक दोनों भाग जटिल हो, जिसमें आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर इसके उदाहरण बताता हूं ताकि हम ये संरचनात्मक समावयवता वाला पार्ट को खत्म कर दें। हाँ जी, जिसका धनायनिक वाला भाग भी जटिल हो, ऋणायनिक वाला भाग भी जटिल हो। ये कंपाउंड मैंने देखा बेटा। अब इसमें और मैंने इसका एक जैसा कंपाउंड और बना दिया। ये देखो, इन दोनों कंपाउंड में क्या है? जटिल, दोनों जटिल भागों के बीच में एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, जिसमें धनायनिक पार्ट भी जटिल और ऋणायनिक पार्ट भी जटिल। इसमें भी लिगेंडों का एक्सचेंज हुआ है। आपको लग रहा होगा लिगेंड नहीं, केंद्रीय परमाणु का एक्सचेंज हुआ है। देखो, यहाँ पे क्रोमियम था, कोबाल्ट आ गया, यहाँ कोबाल्ट था, वहां क्रोमियम आ गया, बाकी सेम सेम। देखो, अगर मैं कहूं अगर दो संकुल आपस में जुड़े हुए तो आगे वाला धनायनिक होना चाहिए, पीछे वाला ऋणायनिक होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब देखो, साइनाइड पर एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 पे -6, उस -6 को दोनों पर डिवाइड कर देंगे इक्वल इक्वल, +3 इसको देंगे, +3 इसको देंगे। ओके, अगर मैंने इस क्रोमियम को यहाँ पे रख दिया, क्रोमियम वाला कि सर क्रोमियम के साथ आप साइनाइड लगाते हैं उसको आगे रखते हैं, तो बेटा देखो ध्यान से, क्रोमियम पर +3 है और साइनाइड उसके साथ लगाऊंगा तो एक साइनाइड पे -1, 3 पर -6, तो +3 और -6 क्या बन जाएगा? ओवरऑल -3। मतलब ये वाला भाग तो ऋणायन रहेगा, तो ऋणायन को पीछे लिखते हैं, धनायन आगे लिखते हैं। ठीक है, इस पर +3। हमारा लिखने का तरीका क्या होता है? आगे धनायन होना चाहिए सर, पीछे ऋणायन होना चाहिए। तो हुआ तो लिगेंडों का एक्सचेंज है कि सर यहाँ क्रोमियम के साथ साइनाइड आ जाएगा, अमोनिया पीछे चला जाएगा, लेकिन जैसे ही साइनाइड आगे आया तो क्रोमियम वाला भाग ऋणायनिक हो गया, इसलिए पीछे जाएगा और वो आगे आ गया। तो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल अगर ऐसा दिख जाए तो ये है आपके पास उपसह संयोजन समावयवी, जिसमें धनायनिक और ऋणायनिक दोनों भाग जटिल है, उनके बीच में लिगेंडों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे क्या है? उपसह संयोजन समावयवी, समावयवी। क्लियर मामला? और लास्ट लिख लो, हाँ जी, बहुलकन समावयवता, बहुलकन समावयवता। एक अणु दूसरे अणु का बहुलक दिखाई दे तो वो एक दूसरे के बहुलक समावयवी कहलाएंगे। ठीक है, जब एक संकुल यौगिक दूसरे संकुल यौगिक का बहुलक, मतलब उसका दुगुना 3 गुना दिखाई दे, दूसरे संकुल यौगिक का बहुलक दिखाई दे, बहुलक हो तो उन्हें उन्हें बहुलकन समावयवी कहा जाता है, समावयवी कहते हैं, समावयवी कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, उदाहरण, एक कंपाउंड मैंने लिया, फटाफट से लिख लो, एक कंपाउंड लिखा मैंने PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है। ठीक है, अगर मैं इसको इस कंपाउंड से कंपेयर करूं, PTNH3 होल 4 PTCl4,
अब देखो, इसमें एक प्लेटिनम है, उसमें 2 प्लेटिनम है, इसमें 2 अमोनिया है, उसमें 4 अमोनिया, इसमें 2 क्लोरीन, उसमें 4 क्लोरीन, जस्ट इसका डबल हो गया ना, बहुलकन मतलब उसका डबल, 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे हो, तो ये एक दूसरे के बहुलकन नहीं, बहुलकन समावयवी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी, बढ़िया से क्लियर हुई होगी। ओके, तो कल मिलेंगे अपन बेटा 4 बजे। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया है, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, आराम से आप इनको कर सकते हो। अब मेरी भी अगली क्लास का टाइम हो रहा है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा सा संयम बना के रखा करो यार, हो सकता है कि आपको कुछ बातें पूछनी हो, तो वो मैं तभी बता पाऊंगा जब आप ढंग से थोड़ी बहुत शांति बना के रखोगे, वरना हड़बड़ाहट में इधर बच्चा कुछ लिख रहा है, फिर दूसरा बच्चा कुछ लिख रहा है, स्पेलिंग की हद होती है, बहुत सारी स्पेलिंग करते जाते हो, जिससे समझ नहीं आता है। ठीक है, कि क्या कौन बच्चा क्या पूछना चाह रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।